इसमें क्वेश्चन देखिए इसे अगले पार्ट में कि 3 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन द रिएक्शन विद HBr in presence of peroxide forms an addition product with the number of possible stereomers क्या होगा फॉर द प्रोडक्ट, कितना उसमें होगा। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर अब ये पता करना है कि ये जो कंपाउंड बनेगा इसे वो कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो उसके रिएक्शन से मालूम होगा। तो जरा सा रिएक्शन देखिए क्या इसके अंदर क्या रहा, 3 मिथाइल पेंट 2 इन है, पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन मतलब हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 मान लो कार्बन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि पेंट 2 इन है, 3 मिथाइल है, तो 2 पर डबल बॉन्ड कर दीजिए। जैसे मान लो दिया गया ये डबल बॉन्ड हो गया, पेंट 2 इन हो गया। और फिर कह रहा है कि 3 मिथाइल है, तो ग्रुप यहाँ पर हो गया, मान लो कि 3 हो गया, मिथाइल है। और पेंट 2 इन 3 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये ऐसा पाया जा रहा है। अब कह रहा है इसके साथ में HBr का रिएक्शन कराइए। तो ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड जहां पाया जाता है उसके अंदर एडिशन जब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यानी H प्लस और Br माइनस है, यानी इसके अंदर ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का सेंस है कि प्लस और माइनस के फॉर्म में हो तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन डबल बॉन्ड पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी है, और यहाँ पर लगा रखा है कि H2O2 की प्रेजेंस में है, तो HBr का एडिशन डबल बॉन्ड पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। और अगर पेरोक्साइड ना होता तो मार्कोनिकॉफ है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है कि H प्लस पहले जुड़ेगा, Br बाद में जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पेरोक्साइड प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार है कि नेगेटिव एटम उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर H सबसे कम होगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर H है ही नहीं, पर यहाँ देख सकते हो कि 1 2 3 1 H यहाँ पर है, यहाँ H है, यहाँ H नहीं है। अगर ब्रोमीन को यहाँ जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ का नियम होगा, और ब्रोमीन को यहाँ जोड़ देंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। तो आप जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। वहाँ देखिए 1 2 3 4 मान लो 5 दिया गया है, इस पर दिया गया है भाई ये एक मिथाइल ग्रुप है। अब आपको यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो गया है ब्रोमीन। अब देख सकते हो कि ये कंपाउंड मिला है, ठीक है, H यहाँ आ गया, ब्रोमीन हो गया, जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड के फॉर्म हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड हो गया है तो एडिशन में देखा गया कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा जाएगा। पर देखिए ये है कार्बन कायरल और ये भी है कार्बन कायरल, तो नंबर ऑफ ये हो गया कायरल एटम हो गया है 2। अब रूल कहता है कि इनका हम ये जो देखा जाए तो इसमें ये जो कार्बन पाया जा रहा है इनमें कहीं पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर अगर है तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है तो ये पता करो कि जो यहाँ पे कायरल कार्बन पाए जा रहे हैं 2 हैं, क्या इनके अंदर बीच में हम मिरर रखें तो मिरर का एक दूसरे का इमेज बन रहा है कि नहीं। अगर दो कंपाउंड के अंदर आधे भाग का मिरर इमेज बनेगा तो ये कंपाउंड मेसोमर्स के फॉर्म में होगा, अर्थात सिमेट्रिकल होगा। तो ये कंपाउंड क्या है, इसमें अगर हम बीच में मिरर रख दें, ठीक है, ये है मान लो हमने मिरर रखा तो मिरर के अंदर यहाँ ब्रोमीन बनना चाहिए था पर ब्रोमीन नहीं है, ये है यहाँ पर इथाइल, ये है मिथाइल, ये मिथाइल तो मिल रहा है पर यहाँ ब्रोमीन नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गई। अगर एब्सेंट हो गई तो ये कैसा है, ये कैसा है, इनांसियोमर के फॉर्म होगा। इस समय नंबर ऑफ कार्बन हो गया है 2, तो उसका फार्मूला होता है A बराबर 2 का पावर 2,
अर्थात 2 का पावर 2 बराबर हो जाएगा 4। तो इसके अंदर कुल 4 आइसोमर हैं, जो ये वाला बता रहा है 4 है। तो देखिए इस पर रूल है, तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं कुल मिलाकर के। पहला इसका रूल है, इफ गिवन कंपाउंड asymmetrical means प्लेन और सिमेट्री एब्सेंट, asymmetrical, देन ए हो गया ऑप्टिकल आइसोमर बराबर 2 का पावर होता है n। ठीक है, ये है इसका फार्मूला। दूसरा इसका रूल है, इफ गिवन कंपाउंड सिमेट्रिकल, अगर दिया गया कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो अब अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे 2 रूल है कि जो ये कार्बन कायरल दिया गया है वो इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है। अगर ये सेंटर जो कायरल सेंटर है वो अगर इवन नंबर में है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऑड नंबर में है तब फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर एसिमेट्रिकल तो फॉर्मूला ये है, अगर सिमेट्रिकल है तो इसके 2 स्टेप हैं। इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है, ये कार्बन इज इवन में हो, इवन नंबर में दिया गया हो, तब उसका जो होगा एक्टिविटी जो होगी ऑप्टिकल आइसोमर ए बराबर 2 to the पावर n-1 और m बराबर मेसोमर्स होगा 2 to the पावर n/2 -1 होता। यानी ये इसका फार्मूला होगा 2 to the पावर n-1 के बराबर पाया था। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। और अगर इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन या सेंटर इन ऑड नंबर, तो a बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, 2 to the पावर n-1 माइनस 2 to the पावर n-1/2 होगा। ये होगा ऑप्टिकल आइसोमर और m यहाँ पर होगा 2 to the पावर n-1/2 होता। ध्यान रखिएगा यहाँ पर a और m दो लिख रहे हैं हम, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, m यहाँ पर जो होता m बराबर 0 होता है। अगर a बराबर, ये कंपाउंड एसिमेट्रिकल होता तो मेसोमर्स 0 होता है, कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है तो मेसोमर्स पाया जाएगा। यहाँ जो a दिया गया है वो कहलाता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें d और l दोनों की बात होती है, ठीक है। और अगर m बराबर दिया गया तो ये होता है नंबर ऑफ मेसोमर्स कहलाता है। ये देखो है, अगर कहता है कि टोटल कितना होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो ये a प्लस m जोड़ते हैं और यहाँ पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता, ठीक है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है। अब इसके जैसे हम एक तरह से का 2 फॉर्मूला करवा दें, क्वेश्चन करवा दें, जरा क्वेश्चन देख लीजिए इस पर। लेट, ये कार्बन दिख दिया गया है, क्षेत्रीय Cl है, ये है Br है, ये H है, ये Cl है, मान लो कि दिया गया है H है, ये Cl है, ये देखो Cl है, ये Br है और ये CH3। मान लो कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड को पहचानो कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो देखो ये कार्बन ये दोनों बराबर हैं, यहाँ Cl है, Br है, CH है, Cl है, H है, Cl है, Cl है, Br। यानी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है, आधे भाग में मिरर रखो तो देखोगे कि शीशे के अंदर ये इसका यहाँ बनेगा इमेज, ये यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। यानी इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये है कार्बन कायरल, ये भी है कार्बन कायरल, ये भी है कायरल, ये भी है कायरल। अगर सब कायरल है यहाँ पर देखो तो n बराबर आपको मिला 1 2 3 4, 4 क्या है, ये इवन नंबर में है, 4 यहाँ पर इवन नंबर में है। और इवन नंबर का फार्मूला क्या था, याद करो, इवन नंबर का फार्मूला था a बराबर था उसका फार्मूला 2 to the पावर n-1
और m का फार्मूला दिया गया है कि 2/n/2 होगा। तो ये देखिए होगा 2⁻⁴ यानी 2 की पावर हो गया 3, तो यानी ये 8 हो गया आइसोमर। और m की वैल्यू दिया गया यहाँ पर होगा 2⁻2 बाई यहाँ पर हो गया है 2, सॉरी 4 है, तो 4 बाई होगा यहाँ पर 2 -1 हो गया, यानी 2⁻2 -1 यानी ये हो गया है 2। तो मेसोमर्स इसमें बनेंगे 2 और डेक्स्ट्रो और लीबो मिला करके इसमें देख सकते हो कि 8 में से यहाँ पर 4 होगा डी और इसमें 4 एल टाइप होगा, दोनों मिला के 8 हैं, इसलिए टोटल आइसोमर जो होंगे वो हो जाएगा, ये देखो 8 ये हैं 2 ये हैं, तो 10 आइसोमर के बराबर होता है। ये होता है सिमेट्रिकल के फॉर्म में। आप देखो ये तो दिखा कि कैसे कंपाउंड निकालोगे, तो फार्मूला दिया गया, फार्मूला के आधार पर इस क्वेश्चन को आप इसे कर सकते हो। आगे देखिए कि आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले में दिया गया था इस टाइप का, और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया जा रहा है, जरा उसको देखिए। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसमें कैसा होगा, अब उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, वो देखिए। जैसे वो दिया गया था कि कंपाउंड में ये देखिए एक ये दिया गया है सॉलिड और ये दिया गया है वेज डैश में डॉट लाइन पर, और ये है OH ग्रुप, ये और ये है CH3 ग्रुप और C+H। आप कंपेयर करो कि F है, ये OH के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको CIP थ्योरी के अनुसार चेक करो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 9 है, ये 1 हो गया, ये हो गया है 2, ये हो गए हैं 3 और ये हो गया है 4। आप देख सकते हो कि जो लीस्ट बल्कियर यहाँ 4 नंबर है वह डॉट लाइन पर नहीं है। अगर डॉट लाइन पर नहीं है, इसे होना चाहिए डॉट लाइन पर। तो देखो यहाँ पर 4th, यानी ये डॉट लाइन पर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, अगर हम इसमें चेंज करते हैं, अगर इसमें चेंज करते हैं तो कुछ और बनेगा, नहीं चेंज करते हैं तो आप इसे इसी में रोटेट करो, 1 से 2 3 आप जाइए। जब जाओगे तो ये देख सकते हो कि इस समय ये S दिखाई पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो S है, पर ये S नहीं माना जाएगा क्योंकि CH3 किसी और लाइन पर पाया जा रहा है। जब डॉट लाइन पर नहीं पाया जा रहा है तो ये S ना होकर इसका नेचर R टाइप का होगा। इसको बताया गया था कि जब क्लॉकवाइज, जब लिस्ट बल्कियर डॉट लाइन पर ना हो तो क्लॉकवाइज जो होगा S होगा और एंटी क्लॉकवाइज वो R के बराबर होता है। अगर चाहो तो इसे चेंज भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि हम F को CH3 में चेंज करें, ध्यान देखिए, हम अगर बाय द वे इसको दिखा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि एक बार खाली चेंज करो, कि ये F को CH3 पे ले आओ, CH3 को इस पर चेंज करो। तो देखो हमने क्या किया कि CH3 को और F को आपस में इंटरचेंज किया और केवल 1 टाइम, एक बार खाली हमने चेंज किया, दोबारा नहीं चेंज करेंगे। तो ये देखिए होगा, ये बॉन्ड होगा, ऐसा बॉन्ड है, और ये इस समय हो गया है डार्क लाइन और ये हो गया है डॉट लाइन। यहाँ पर आ गया F और यहाँ पर आ गया CH3। ये ग्रुप आपका OH है और ये C+H है। फिर से इसकी नंबरिंग कर दो, फिर से नंबरिंग कर दो। बाय द वे आपने इसका नाम बताना है, इसको है, और हमने इसमें इसकी नंबरिंग ना करके हमने ऐसा कर दिया। लेट, अगर ऐसा कर दिया है तो इसकी नंबरिंग करके देखो, 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, ये 3 नंबर है। तो अब लग रहा सीधा कि ये नंबर 4 है। 4 नंबर इस समय आ गया है, डॉट लाइन पे आ रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट करते समय हम 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 आएंगे, तो इसका जो नेचर आ रहा है वह S आ रहा है। देखो लीस्ट बल्कियर डॉट लाइन पर आ गया, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये S है। अगर ये S है तो ये वाला R होगा, ये अगर S है तो R होगा। इसका मतलब हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक तो यह कि हम अगर ऐसे रखें और हम लिस्ट बल्कियर को डॉट पर न लाएं और हम 1 से 2 3 जाएं, अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो S होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो R होगा। तो देखो यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा था तो S होना चाहिए था, पर लिस्ट बल्कियर डॉट पर नहीं था इसलिए R हो गया।
अब अगर हम आते हुए ये सब ना निकालते, इसको पहले इसको चेंज करते, चेंज करने पर ये आया, ये आने पर अगर एस आ रहा तो आर होगा। इस तरह से भी हम इसका ये फॉर्म दे सकते हैं। पर आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि ई और जेड हो कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने हो तो जब कार्बन आपको ऐसा दिखे, जब कार्बन पर यहाँ आपको sp3 दिखे तो समझिए कि चारों कार्बन की अलग अलग वैलेंसी दिखाई गई है, तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताएगा। तो वह या तो आर फॉर्म में होगा और या तो एस फॉर्म में होगा। तो जो दिया कंपाउंड था वो कौन सा फॉर्म में है, वो आर फॉर्म में है। पर यहाँ पर ई और जेड दिया गया है, ई और जेड यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कह रहा है। ई जेड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस वाले कंपाउंड के अंदर ई जेड वाले कंपाउंड में अप्लाई होता है। तो ई जेड वाले कंपाउंड को देखा जाए तो वहां पर भी ये अप्लाई होगा, पर यहाँ पर संभव नहीं है। तो ई जेड के नाम के लिए अगर देखें तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसमें कंपेयर करो, इसका भी देखिए थोड़ा सा, फॉर ई जेड नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, यहां पर भी CIP थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है, CIP थ्योरी अप्लाई होती है। पर ध्यान रखिएगा, CIP थ्योरी के लिए आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जगह पर अगर हम यहाँ पर अलग अलग सिस्टम को दिखाएं तो ये स्थिति पाई जाती है इसमें। लेट ये पाया गया आपका, यहाँ पर अगर ए है, ए पाया जा रहा, ठीक है। दूसरा अगर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी पाया गया। कार्बन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए है, ये ए है, ये ए है और ये बी है। ऐसे कंपाउंड में देखा जाए यहाँ पर ए बी, ये डी या ये एक्स और ये वाई के फॉर्म में। तो देखो इस डबल बॉन्ड की तरफ पर इस कार्बन पर दोनों एक जैसे हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। यहाँ दोनों अलग हैं, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दोनों बराबर हैं पर ये डिफरेंट है तो शो नहीं करेगा। पर यहाँ 1 2 3 4 सब अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल को शो कर सकता है। यानी यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये नहीं शो करेगा और ये शो करेगा। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो बनावट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वह 3 तरह से होती है। ठीक है, इसकी जो नाम है, बनावट है, कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है। एक कहलाता है सिस ट्रांस, दूसरा होता है EZ और तीसरा होता है सिन एंटी होता है। सिस, सिन और एंटी होता है। देखो तो इसका मतलब हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक कॉन्फ़िगरेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक कॉन्फ़िगरेशन है और वह सिस ट्रांस है, EZ है और सिन एंटी है। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें देखा गया है कि सेम एटम डबल बॉन्ड के एक तरफ पाए जाएं और दूसरा भी एक तरफ पाया जाए तो ये इस जो कंडीशन है उसे सिस कहते हैं। पर अगर ही चेंज कर दिया जाए कि ये ए और बी है और यहाँ पर देखो बी और ये ए दिखा दिया गया है, तो देखो यदि यहाँ से यहाँ देखो ये दोनों ग्रुप देखा जाए तो एक जैसे हैं तो सिस हैं, और अगर एक जैसे वाले ग्रुप अपोजिट में दिख रहे हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। तो ये कंडीशन दिखाया गया कि ये हो गया है ट्रांस और ये कंडीशन दिखाया गया है तो ये सिस के फॉर्म में होता है। माने सेम एटम, ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड की एक तरफ हो तो सिस है, और अगर एक दूसरे के एंटी पर हो, अपोजिट हो, तो वह ट्रांस कहलाता है। तो सिस और ट्रांस एक दूसरे के अलग अलग बनावट है, स्पेस में लिखा हुआ रखा हुआ। सेकंड देखिए इसमें कि ई और जेड के फॉर्म में कैसे होता है। ई और जेड के फॉर्म में अगर दिखाया जाए तो इसका जो नेचर है वह एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में अलग अलग ये ग्रुप दिए गए होते। देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू
सीआईपी थ्योरी, ध्यान रखिएगा, सीआईपी थ्योरी में ए इज ग्रेटर देन बी माना गया। मान लो यहाँ पर केवल दो ही नाम होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है ये है मोस्ट प्रियॉरिटी, उससे ज्यादा वाला, और बी है उससे कम, लीस्ट प्रियॉरिटी। तो लीस्ट प्रियॉरिटी हो गया सीआईपी थ्योरी के अनुसार, ए हो गया मोस्ट प्रियॉरिटी और बी हो गया है लीस्ट प्रियॉरिटी। अगर ए मोस्ट हो गया, बी लीस्ट हो गया है, तो इफ मोस्ट प्रियॉरिटी occupied on one side and least in another side named as Z, ठीक है। but if in opposite named as E, तो उसे E कहते हैं। अगर मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ पाया जाए तो ये हो गया Z, अलग हो गया तो इसे E कहते हैं। इस तरह का रिजल्ट पाया गया। जैसे देखो ये कंपाउंड देखो, दोनों देख लो कि सिस ट्रांस एंड E Z बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है टू ईच अदर। ऐसा नहीं कह सकते हो कि सिस वाला Z है, ट्रांस वाला E है, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जो इसको आप फॉलो कर सकते हो। अब आप देख सकते हो जैसे सिस वाला कंपाउंड EZ हो सकता है, सिस E हो सकता है, ट्रांस Z हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी ऐसी होती है। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पर बॉन्ड दिया गया है CH3 और H है, इस पर बॉन्ड दिया गया है, ये देखो CH3 ये H है। अगर कंपेयर करो इस पर तो H है, डबल बॉन्ड है, H है और ये CH3 है। ये दोनों बड़ा सिंपल सा है, पर थोड़ा सा अंतर देखिए इसके अंदर। ऐसा कर दिया जाए तो ये ग्रुप यहाँ पर हो गया CH3 और इस पर ग्रुप दिया गया है CH2 और CH3 के फॉर्म में है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पर कंपेयर करिए, देखिए ये दिया गया है CH3 और H है, ये कंपेयर करिए। अब बताइए पे क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब देखो हमने थोड़ा चेंज कर दिया है इस कंडीशन में कि डबल बॉन्ड पर ये है बॉन्ड CH3 और ये बॉन्ड H है, और यहाँ पर हो गया है CH2 CH3 और ये ग्रुप यहाँ पर हो गया है CH3। अब देखिए क्या इसका नेचर है। लेट आप देख सकते हो कि CH3 एक तरफ है और ये इसे कहा जा सकता है सिस है और इसे कहा जा सकता है ट्रांस है। अब इन दोनों में देखो ये कार्बन एटम ज्यादा है, एटॉमिक नंबर इसका कम है, तो आप इसे A कह सकते हो, इसे B कह सकते हो, ऐसे इसे A कह सकते हो, इसे B कह सकते हो। दोनों ग्रुप एक जैसा पाया जा रहा है इसलिए इसे Z कहा जा सकता है। यहाँ देखो इसे आप B कह सकते हो, इसे A कह सकते हो, इसे A कह सकते हो, इसे B कह सकते हो। तो ये देखो क्रॉस पोजीशन पर है तो इसका नाम रखा गया E है। अब यहाँ देखो CH3 एक तरफ है, इसका नाम हो गया कि भाई ये सिस टाइप का है, और CH3 अलग हो गया है तो ये ट्रांस टाइप का है। अब जरा सा मिलाइए, इसमें ये A है और ये B है, यहाँ पर A है और ये B है। अब देखो जो सिस था वो इस समय E कहला रहा जैसे ट्रांसफर है, ठीक है, ये B है और B है। यहाँ देखो जो ट्रांस था ये बताया गया भाई ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, ये कम एटॉमिक नंबर वाला है, ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, ये कम वाला है। अब देखो ये बराबर दिखाई पड़ रहा है, ये बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो ये Z फॉर्म में है। इसका मतलब है सिस वाला E हो सकता है, ट्रांस वाला Z हो सकता है, यानी सिस ट्रांस और EZ में कोई रिलेशन नहीं है। E वाला Z हो, E वाला सिस हो सकता है
और Z वाला ट्रांस होता है, यानी इसका नेचर कोई दूसरे से संबंध नहीं है। अब वही क्वेश्चन दिया, नोमेनक्लेचर ऑफ द, ये देखो क्या इसका होगा, तो देख सकते हो कि ये कंपाउंड जो दिया गया है वो ये वाला है, ये कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पाया जा रहा है, यानी ये सिस कंपाउंड के आधार पर है। अब सिस कंपाउंड है तो नाम इसका है 1 2 3 4 ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन है, लेकिन सिस फॉर्म में है तो यहाँ लिखा होगा सिस ब्यूट टू इन। कहाँ पर? सिस ब्यूट टू इन है। सिस ब्यूट टू इन को Z कहते हैं, ना कि ई। देखो यहाँ लिखा ई ब्यूट टू इन, जबकि अगर यहाँ Z होता तो एक ऑप्शन ये सही होता, एक ये सही होता, पर यहाँ पर सिस वाला Z है, इसलिए ई वाला भी नहीं पॉसिबल है। तो सिस ट्रांस अलग है, ये अलग है, तो सिस ब्यूट टू इसका नाम हो गया। आगे देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनांसियोमर्स। इनांसियोमर्स कहते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो उसके मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ध्यान दो, अगर इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में अगर हम एक मिरर रख दें, मिरर, तो क्या मिरर में एक दूसरे का इमेज बनेगा? मिरर में इससे यहाँ H होना चाहिए तो OH है, जबकि OH बन रहा, लेकिन यहाँ गलत है। यहाँ पर रख दो मिरर, देखो ये OH का ये बनना चाहिए इमेज, H यहाँ बन रहा है, इसका H ये बन रहा है, और OH यहाँ बन रहा है, CH3 पाया जा रहा, CH3 है, यानी ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। पर अगर हम इसको ला के इसके ऊपर रखें, इसको ला के इसके ऊपर रखें तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब देखो इस मिरर इमेज को 180 डिग्री पे घुमा दो, 180 पे घुमा भी दोगे फिर ला के रखोगे तब भी से सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसलिए दूसरे ऑप्शन में पहला दूसरा कंपाउंड एक दूसरे का इनांसियोमर्स है। ठीक है, पर आगे देखो, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH है, इसलिए नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो इस पे अगर रखा जाए तो ये OH H है, H यहाँ पर OH है, ये भी दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, यानी ये कंपाउंड इनांसियोमर्स यहाँ पर सेकंड होता है। इसलिए इसको देखिए भाई, यहाँ पे दोबारा देखिए EZ का भी नोमेनक्लेचर दिखाया गया है, सिस ट्रांस को थोड़ा बता दिया गया है, और इसके अंदर फिर से कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकाले जाते हैं उसके फार्मूले दिए गए हैं। इसे आप जाके और भी रिवाइज करिए और पढ़िए इसे। ठीक है, खूब इसे रिवाइज करिए, दोहराइए, और फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम पर भी इसी क्वेश्चन को, अगला जो टॉपिक होगा वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर का होगा, जो उसके दूसरे टॉपिक में दिया जाएगा। थैंक यू।